यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन की परऑक्साइड की प्रिपरेशन देखेंगे, इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे और फाइनली हम इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसके साथ इसकी यूजेस भी देखेंगे। ये चार आपके सिलेबस के हिसाब से ये चार आप टॉपिक आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, जिसे हम क्या लिखते हैं H2O2। केमिकल फॉर्मूला क्या है हाइड्रोजन परऑक्साइड का? H2O2। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसको फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम prepared in the laboratory by, जो साइंटिस्ट का नाम है वो है आपका JL Thanard। ये जो साइंटिस्ट है इसने फर्स्ट टाइम आपकी इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये आपकी पॉल्यूशन कंट्रोल, इसे हम पॉल्यूशन कंट्रोल केमिकल्स भी कहते हैं आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड को। ये बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल लेवल पे आपकी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज होता है। ठीक है, ये कैसे होता है वो हम इसकी एप्लीकेशन में हम या यूसेस में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड आपका क्या है? जनरली ये हाइड्रोजन परऑक्साइड आपकी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट आपकी वाटर से मिलता जुलता है। इसके प्रॉपर्टीज वाटर के साथ मिलता जुलता है। क्यों? अगर हम वाटर में देखेंगे वहां क्या है H2O, 2H और एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है आपका 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो इससे क्या होता है, जनरली इनकी प्रॉपर्टी वर्सन मिलता जुलता है, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड का इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सुपेरियर बन जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जब हम सबसे पहले जो मेथड है जहां से हम ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं वो है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मींस आपको यहाँ हाई करंट, आपको हाई डेंसिटी करंट आपको यूज करना है। किसकी? एसिडिफाइड आपका बेरियम बेरियम परऑक्साइड का आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। ये वाला मेथड आप प्योर H2O2 बनाने के लिए ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है एसिडिफाइड बेरियम परऑक्साइड का। जैसे कि आपका इसका जब आप एसिडिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसका अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मींस यहाँ पे आपको क्या करना है? हाई डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका जो है बेरियम ऑक्साइड से बेरियम, यहाँ से जो एसिडिफाइड या हमने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, यहाँ से आपका बेरियम सल्फाइड बनेंगे, BaSO4 बनेंगे। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आप हाई इलेक्ट्रिक करंट, हाई करंट यूज कर रहे हैं। ठीक है,
हाई करंट आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तो वहां से ये वाटर आपका ऐसे ही निकल जाएंगे 8H2O। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे H2 बचा, ठीक है, और यहाँ पे O2 बचा, तो वहां से आपका क्या होगा H2O2, जो कि क्या है आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो ये फर्स्ट मेथड है जिससे आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शंस याद रखने हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है एसिडिफाइड बेरियम पर ऑक्साइड का BaO2.8H2O को इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो यहाँ से आपका बेरियम सल्फेट, वाटर और H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका पहला मेथड है जहां से आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा मेथड क्या है, सेम है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है आपका सल्फेट सॉल्यूशन का, या आप यहाँ पे कह सकते हैं बाई द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2SO4, या आप हाइड्रो जो सल्फ्यूरिक एसिड का मीन्स वहां पे भी सल्फेट है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, या आप अमोनियम सल्फेट लेके भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फेट सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, जिसमें आप या तो H2SO4 ले सकते हैं, या आप NH4 twice SO4 आप यहाँ पे एज ए केमिकल ले सकते हैं। ठीक है, पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है सल्फेट सॉल्यूशन का H2SO4 और अदर अमोनियम सल्फेट। फॉलो इट बाय, यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइसिस में हाई करंट डेंसिटी आपको क्या करना है, करंट लेना है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस के बाद ये इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद लास्ट में क्या करना है, फॉलो इट बाय हाइड्रोलाइसिस। आपको जो प्रोडक्ट आएंगे उसको आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर के साथ आपको क्या करना है, रिएक्शन करना है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ सल्फेट सॉल्यूशन में H2SO4 में से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे अगर आप इस H2 को हटाएंगे तो यहाँ आपका SO4 2 माइनस सल्फेट आयन आएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 मोल ऑफ सल्फेट आयन लेना है। ठीक है, तो हमने कहा क्या करना है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, करंट से इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे H2O8, ठीक है, 2 माइनस, और इसके साथ आपका ये जो दो नेगेटिव चार्ज है वो एसएन इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से बाहर चले आएंगे। ठीक है, H2O8। ठीक है, तो ये H2OS नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, अगर इसको हम H2 इसके अगर नेगेटिव चार्ज को हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके इससे भी लिख सकते हैं H2S2O8। ठीक है, H2S2O8, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करना है, क्या कहा हमने, हाइड्रोलाइसिस करना है। H2S2O8 का वाटर के साथ रिएक्शन करना है, यहां से आपको मिलेंगे H2SO5 प्लस आपका H2SO4। यहां से आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा वो फिर आपको क्या होगा, रिकवर होगा। ये क्या है आपका, इसको आप कह सकते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका क्या बनेगा फिर, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपका यहां पे बन जाएंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में फिर क्या होगा आपका, यहां पे पर ऑक्साइड कैसे बन गया, यहां पे अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्साइड हमने कैसे लिखा, पर ऑक्सो, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं HO3SOO3H, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, दो ऑक्सीजन आ गया, दो ऑक्सीजन मीन्स यहाँ पे आपका पर ऑक्साइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है, दो सल्फर है,
33678 ऑक्सीजन है, तो इसको आप लिखेंगे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम इसकी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं HO3SOOH। यहां पे भी क्या है आपका परऑक्साइड बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसको अब क्योंकि सिंगल है तो यहाँ परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, एक ही सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपको क्या करना है, इस H2SO5 की आपको क्या करना है, हमने कहा हाइड्रोलिसिस करना है H2O। हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन विथ वाटर H2 परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप वाटर की रिएक्शन करेंगे तो यहां तो आपको एक तो मिलेगा H2O2 मिलेंगे, इसी के साथ आपका H2SO4 क्या होगा, बाहर आएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको इस रिएक्शन से मिलेंगे और इसके साथ जो इनिशियल जो मटेरियल आपने H2SO4 यूज किया था वो आपको फिर से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन, ये एक और रिएक्शन है जहां से क्या कर सकते हैं आप हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ऑक्साइड क्यों कहा, परऑक्साइड बॉन्ड बनता है, यहां भी, यहां दो बनते हैं तो डाई, यहां पे एक बनता है तो परमोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन से भी आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहां पे आपको क्या करना है, रिएक्शंस को थोड़ा याद रखना है। इनिशियल फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शंस को आप याद रखेंगे, बाकी खुद ब खुद वहां से आपको क्या हो जाएंगे, निकल आएंगे। तो ये और एक मेथड हुआ जहां से आप हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो मेथड है, मोस्टली जो आप क्या होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होता है, वहां क्या होता है, वहां प्रिपरेशन ऑफ H2O2 फ्रॉम अल्काइल एंथ्राक्विनोल से आपको क्या करना है, अल्काइल एंथ्राक्विनोल से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ अल्काइल एंथ्राक्विनोल। ठीक है, एंथ्राक्विनोल क्या है, आपको उसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है, C2H5 एल्काइल, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है, इथाइल है, और ये क्या है आपका एंथ्राक्विनोल है। इसको क्या कर सकते हैं आप, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल्स, इसको आप क्या लिखेंगे, 2 इथाइल। नंबर 2 पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप है, एंथ्राक्विनोल है। ठीक है, इसकी जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप इंथ्राक्विनोल की आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, इसके यहाँ से एक OH से H आएंगे, यहाँ OH से आपका एक H आएंगे, और यहाँ से आपका 2 ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका H2O2 जो कि आपका क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसके साथ आपको क्या मिलेंगे, अब यहां पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इस 2 OH का ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन होके आपको एक क्या मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे। यहाँ पे C2H5 है, उसका कुछ नहीं होना है, यहाँ पे OH था, उसका ऑक्सीडेशन होके C डबल बॉन्ड O बन गया। अब यहाँ पे क्या आता है आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ आपको यहाँ मिलता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। अब क्या बन गया आपका एंथ्राक्विनोल, यहाँ क्या था, ओल था, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप था, अब यहाँ पे आपका कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो गया। जब आपने 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल्स की ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको मिला यहाँ से हाइड्रोजन
पर ऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिला और उसके साथ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ 2 इथाइल इंथ्राक्विनोल विच इज 2 इथाइल इंथ्राक्विनोल यहाँ पे आपको रिएक्शन में मिल गया। अब ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, ठीक है। आप इस रिएक्शन को फिर से आप यहां से इस रिएक्शन से 2 इथाइल इंथ्राक्विनोल H2O2 से वापस आप 2 इथाइल इंथ्राक्विनोल को निकाल सकते हैं। जब आप इसकी रिडक्शन करेंगे कैसे आपको ये मिलेगा, आपको इसको रिड्यूस करना है, रिडक्शन करना है बैक टू, इसको इस रिएक्शन को रिवर्सिबल में आपको क्या लाना है। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर आप इसकी रिडक्शन करोगे तो आपको फिर से आएगा 2 इथाइल इंथ्राक्विनोल्स, आपको फिर से क्या मिलेंगे यहां। अगर आप इस प्रोडक्ट की रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो आपका फिर से प्रोडक्ट ये आएंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, इसकी रिडक्शन करना है एक मॉडरेट टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे। क्या लेना है फिर आपको, इसको मॉडरेट टेम्परेचर पे रिडक्शन करना है। यहां पे आपको कैटलिस्ट यूज करना होगा। इधर आप यहां पे प्लेटिनम ले सकते हैं, प्लेडियम ले सकते हैं या रिने निकल। क्या आपको क्या कर सकते हैं, यहां से आपको या तो आपको क्या करना है रिने निकल या आप प्लेडियम या आप प्लेटिनम एज कैटलिस्ट आपको यूज करना है। जब आप ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में H2O2 और इंथ्राक्विनोन के रिडक्शन करेंगे तो वापस आपको इनिशियल प्रोडक्ट 2 इथाइल इंथ्राक्विनोल मिल जाएंगे, ठीक है। यहां से आपको ये रिएक्शन से आपको 2 इथाइल इंथ्राक्विनोल वापस आपको मिल जाएंगे। तो आपका इस मेथड से मोस्टली आप इंडस्ट्रियल आजकल जो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो इस मेथड से अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन से आपको जो मिलेंगे, जो आपको क्या मिलना है H2O2 मिलेंगे, H2O2 इस रिएक्शन से जो मिलेंगे वो आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इस एक्सट्रैक्टेड किसके साथ, विथ वाटर इज 1%। ओनली आपको जो यहां से जो H2O2 मिलेंगे वो आपको सिर्फ 1% H2O2 मिलता है, ठीक है। इस रिएक्शन से जो आपको क्या मिलता है H2O2 मिलता है वो अराउंड इसकी कंसंट्रेशन आपको सिर्फ क्या होता है 1% होता है, 1%। फिर आपको इसके अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो क्या करना होगा, इसके कंसंट्रेशन आप डिस्टिलेशन वाटर से अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर से आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। क्या करना है आपको, कंट्रोल्ड डिस्टिलेशन करना है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 is increased थ्रू, क्या करना होगा आपको इसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना होगा, ठीक है। Distillation under reduced pressure to around 30%। क्या करना है, आप जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो आपकी 1% से आपका इसका कंसंट्रेशन H2O2 का इंक्रीज होके 30% तक आपको मिल जाता है। और यूजुअली जो मार्केट में आपका H2O2 बिकता है या जो मार्केट में आपका H2O2 कॉमर्शियल लेवल पे H2O2 होता है वो अराउंड 30 to 35% आपको मार्केट में कंसंट्रेटेड H2O2 मिलता है, ठीक है। और इसकी जो pH है वो अराउंड आपका 4.0 pH के अराउंड आपको मार्केट में H2O2 मिलते हैं, ठीक है। जिस रिएक्शन से इंथ्राक्विनोन से जब हमने H2O2 प्रिपेयर किया उस रिएक्शन से आपको अराउंड 1% H2O2 मिलता है। इसकी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो आपका 30% आपको H2O2 मिलता है जो कि सोल्ड इन मार्केट में आपको
इस कंसंट्रेशन के H2O2 मिलते हैं। तो अगर आपको इसका फिर से अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो इसका अगर आप फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा, आपका इसका अराउंड 85% आपको क्या मिल जाएंगे, 85% H2O2। डिस्टिलेशन से आपको यहाँ पे सिर्फ डिस्टिलेशन करना है तो वहां से आपको 30% कंसंट्रेटेड H2O2 मिलेंगे। अगर इसका आप फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन और बढ़ेंगे और आपका H2O2 अराउंड 85% मिल जाएंगे। अगर आपको क्या करना है, फिर से प्योर, अगर आपको प्योर मीन्स अगर आपको 100% H2O2 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको फ्रोजन वाटर करना, इसको वाटर के साथ क्या करना पड़ेगा, फ्रोजन विद वाटर। H2O2 इस वाले सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, वाटर के साथ फ्रोज करना है, इसको आपको जमाना है, फ्रोजन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जब आप इसको फ्रोजन करेंगे तो आपका क्या होगा, वाटर गेट्स फ्रोजन, इसमें जो पानी होगा वो फ्रोज होगा एंड प्योर H2O2 will get is लिक्विड। आपका क्या होगा, प्योर H2O2 वहां से आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी 1% H2O2 था उसको 100% H2O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपकी प्रिपरेशन मेथड्स, जहां से आप जिस मेथड से जो भी मेथड है आप यूज करके आपकी H2O2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस को आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना है। फर्स्ट स्टेप को आपको याद रखना है, बाकी क्या करना खुद ब खुद वहां से निकल आएंगे। तो प्रिपरेशन हो गया। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमने कहा कि ये H2O2 इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है। मींस आपका एक H है, O है, O है, H है। इस तरह आपका दो ऑक्सीजन है, दो आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि जो H2O2 का स्ट्रक्चर इस तरह लीनियर नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर जो आपका H2O2 इस यहाँ पे जो इसका है, इसको हम यूजुअली स्क्यू टाइप कहते हैं। ठीक है, या इसको हम ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। इसका जो H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं होता है। वाटर का अगर हम देखें तो वो बेंड रहता है इस तरह। ठीक है, OH इस तरह रहता है। लेकिन जब हम H2O2 की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो हमारा स्क्यू टाइप या हम ओपन, यूजुअली हम इसको ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर कहते हैं। बोथ इधर हमारा गैस फेज में, ठीक है, गैस फेज में भी हमारा क्या रहेगा, ओपन बुक, एंड इधर लिक्विड और सॉलिड स्टेट में हमारा क्या रहता है, स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ओपन बुक टाइप या स्क्यू टाइप स्ट्रक्चर रहते हैं। लेकिन क्या है, गैस फेज और हमारे लिक्विड और सॉलिड स्टेट में इनकी जो बॉन्ड पैरामीटर्स है, जो डायमेंशंस है, उसमें थोड़ा चेंजिंग आता है। अगर हम गैस फेज की बात करते हैं तो अगर हम ओपन बुक स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलता है, ये एक, ठीक है। अगर हम बुक को ओपन करते हैं तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर एक मिलेंगे। ठीक है, ये आपके प्लेन में है, ये आपके अबोव द प्लेन है आपके। अगर आप आपकी बुक को ओपन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे आपकी बुक की। ठीक है, तो इस तरह ओपन बुक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आपकी H2O2 की होता है। तो यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों मिला हुआ है। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको क्या मिलता है, स्ट्रक्चर मिलता है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, गैस फेज की बात कर रहे हैं। गैस फेज में आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है आपके H2O2 के।
तो यहाँ पे बॉन्ड पैरामीटर्स की अगर बात करते हैं तो अबाउट ये जो H और O है इसका बॉन्ड लेंथ आपका अराउंड 95 पिकोमीटर के अराउंड आता है। सिमिलरली ये भी बराबर होगा तो ये भी आपका अराउंड 95 पिकोमीटर रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अराउंड 147.5 पिकोमीटर रहता है, ठीक है। और यहाँ HOH ये वाला बॉन्ड एंगल जो दो आपकी बुक के दो साइड की जो एंगल रहता है ये वाला एंगल आपका अराउंड 111.5 डिग्री रहता है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है आपका OOH ये आपका अराउंड रहेंगे 94.8 डिग्री आपका ये वाला एंगल रहेगा इन केस ऑफ गैस फेज में, ठीक है। जब हम सॉलिड या लिक्विड की सॉलिड फेज की बात करते हैं, सॉलिड फेज में भी आपका जो स्ट्रक्चर वो रहेंगे आपका ओपन बुक टाइप। यहाँ भी स्ट्रक्चर आपके क्या रहेगा, सिमिलर रहेंगे, ओपन बुक टाइप, ठीक है। इस टाइप का आपको क्या मिलेंगे, यहाँ भी स्ट्रक्चर सिमिलर आपको इसी ओपन बुक टाइप के मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका एक H है, ठीक है, यहाँ पे आपका O है, यहाँ दूसरा O है, यहाँ दूसरा H है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज आता है आपकी बॉन्ड पैरामीटर में। बॉन्ड पैरामीटर में जब आप इस H और O की बात करते हैं बॉन्ड लेंथ, तो ये आपका अराउंड 98.8 पिकोमीटर हो सॉलिड फेज में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे OO की बात, ये वाला OH भी आपका 98.8 पिकोमीटर रहेंगे। जब आप इस OO की बात करते हैं ये अराउंड 195.5 पिकोमीटर हो जाता है, ठीक है, किसमें, सॉलिड फेज में, ठीक है। ये वाला एंगल जो आपकी दो बुक के जो दो साइड के जो एंगल है ये आपका अराउंड 90.2 डिग्री का हो जाता है, ये वाला एंगल कम हो जाता है। और जब आप इस एंगल की बात करते हैं ये थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और 101 पॉइंट अराउंड आपका 9 डिग्री ये वाला एंगल हो जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बोथ एदर इन गैस फेज और लिक्विड और सॉलिड फेज में। आपका जो H2O2 का स्ट्रक्चर रहता है वो ओपन बुक टाइप रहता है, सिर्फ जो चेंज आता है उनकी बॉन्ड पैरामीटर्स में चेंज आता है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 है जिसे आमतौर पे हम ओपन बुक टाइप स्ट्रक्चर और स्क्यू टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, इसको ध्यान से रखना है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि H2O2 का स्ट्रक्चर क्या होता है और बहुत सारे लोग इसको सीधा लीनियर स्ट्रक्चर बना देता है या वाटर की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की ये तो H2O2 है आपकी प्योर H2O2 जो आपकी प्योर H2O2 है आपकी वाटर की तरह क्या है, कलरलेस है। वाटर की तरह ये क्या है, ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज में आपकी वाटर के साथ रिजेम्बलेंस करता है क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ एक ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। क्लोजली, तो जब इसकी जो पहला प्रॉपर्टी है प्योर H2O2 इससे कलरलेस लिक्विड, कलरलेस यहां पे हम लिक्विड लिखेंगे जो कि रिजेंबलिंग करता है वाटर क्वाइट क्लोजली, जो कि वाटर से बिल्कुल क्लोजली मिलता जुलता है। लेकिन यहां पे ये क्या है, पॉइजनस है, ये पॉइजनस इन नेचर है, इसकी नेचर जो है वो पॉइजनस है। तो इसको हैंडल करते वक्त आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से इसको हैंडल करना है, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी ये जो है मोर डेंस देन वाटर, वाटर से इसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसकी डेंसिटी आपको अराउंड 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या रहता है, डेंसिटी रहता है। क्यों, वाटर की 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको इस वाटर की डेंसिटी रहता है। तो इसकी दो प्रॉपर्टी है, H2O2 इज मोर डेंस देन, डेंसियर देन वाटर, वाटर से ज्यादा इसकी डेंसिटी होता है, ठीक है।
फोर जो इसकी प्रॉपर्टी हम देखें तो H2 हम ये लिख सकते हैं इज मोर हाइड्रोजन बॉन्डेड देन वाटर। वाटर से क्या है H2O या वाटर हम लिख सकते हैं। H2O2 is more hydrogen bonded than water, therefore it is higher boiling point than वाटर। वाटर से इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है। अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये इसकी अराउंड 152 डिग्री सेल्सियस इसकी क्या रहता है बॉइलिंग पॉइंट रहता है। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये H2O2 की प्रॉपर्टी से आपको याद रखना है। प्योर H2O2 इज ए कलरलेस लिक्विड रिजेंबलिंग वाटर क्वाइट क्लोजली। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है पॉइजनस इन नेचर है, तो इसको हैंडल आपको केयर करके करना है। इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो वाटर से ये ज्यादा डेंस है। इसकी डेंसिटी आपको 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलता है। अगर हम वाटर के और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो H2O2 हाइड्रोजन जो पर ऑक्साइड में उसमें हायर हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एज कंपेयर टू वाटर। देयरफॉर इसके बॉइलिंग पॉइंट भी आपको इसकी ज्यादा मिलता है अराउंड 152 डिग्री सेल्सियस, जो कि वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा क्यों होते हैं? अगर हम वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है एक ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है, लेकिन H2O2 की केस में क्या है आपका दो हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। इसीलिए आपको इसमें क्या मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा मिलता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड या H2O2। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं या आप इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, वाटर की ज्यादा है या हाइड्रोजन परऑक्साइड की ज्यादा है, या आप पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा हो सकता है, वाटर में ज्यादा हो सकता है या आपकी हाइड्रोजन परऑक्साइड में, या आपको पूछ सकता है हाइड्रोजन परऑक्साइड पॉइजनस है कि नहीं है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाता है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपको यूजेस कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो H2O2 है ये इसको आप मेजर इंडस्ट्रियल केमिकल H2O2 की इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसे इट इज अ मेजर इंडस्ट्रियल केमिकल। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये अराउंड आपका 10,12,200 टन्स के अराउंड आपकी ईयरली 1999 में इसकी प्रोडक्शन, 1991 में इसकी प्रोडक्शन ईयरली एनुअली आपका 10,12,200 टन्स के अराउंड एनुअली आपका क्या होता था इस जो H2O2 की प्रोडक्शन होता था, जो कि अभी इससे भी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। दूसरा अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये एज ए ब्लीचिंग एजेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज या वुड पल्प जो कि हमारा पेपर वुड पल्प में इज ए ब्लीचिंग एजेंट ये यूज होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज एक्सटेंसिवली यूज इट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। कहाँ पे यूज होता है? फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एंड पेपर और वुड पल्प के लिए।
यहाँ भी टेक्सटाइल एंड वुड पेपर वुड इंडस्ट्रीज में एज ए ब्लीचिंग एजेंट आपका क्या होता है, आपकी जो H2O2 की यूसेज है। ठीक है, तो अगर हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, हमने कहा है कि ये जो H2O2 है ये एज ए पॉल्यूशन कंट्रोल केमिकल यूज होता है। ठीक है, H2O2 इज used as a pollution control chemical. Both domestically or industrially. Both domestically as well as industrially हमारा जो H2O2 है वो एज ए पॉल्यूशन कंट्रोल केमिकल यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है ये आपकी डोमेस्टिकली या इंडस्ट्रियली ये कहाँ पे यूज होता है, ये आपकी जो सीवेज सिस्टम है, यहाँ पे सीवेज जो गंद आपकी डोमेस्टिक से या इंडस्ट्री से निकल आता है, वहां पे एरोबिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए हमारा H2O2, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, हाइड ऑक्सीजन की रिलीज होंगे, तो वहां पे सीवेज जो आपकी गंद नाली पड़े होते हैं वहां एरोबिक कंडीशन बढ़ा देते हैं, तो वहां पे डिकम्पोजर्स की रेट बढ़ा देंगे। ठीक है, जो कैसे होता है ये, it is used to restore aerobic conditions ये याद रखना है आपको, सीवेज वाटर में एरोबिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए H2O2 की यूज होता है। ठीक है, और क्या होता है इंडस्ट्रियली, जहां से आपकी साइनेट्स प्रोड्यूस होता है या सल्फाइड प्रोड्यूस होता है, उनकी ऑक्सीडेशन के लिए, एंड टू ऑक्सीडाइज साइनेट्स, जो कि बहुत टॉक्सिक रहता है, साइनेट्स एंड सल्फाइड्स। दो मेन एप्लीकेशन है, एक तो H2O2 हमारे जो एरोबिक कंडीशंस को सीवेज वाटर में एरोबिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए, जहां से क्या होगा, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन ज्यादा होंगे, फिर वहां पे डिकम्पोज ज्यादा होगा। दूसरा क्या करता है, H2O2 ऑक्सीडाइज करता है जो इंडस्ट्रियल से साइनेट्स या सल्फाइड्स निकल आता है, उनकी ऑक्सीडेशन करके उनको लेस टॉक्सिक केमिकल्स में कन्वर्ट करता है। फोर्थ जो इसका एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट रॉकेट फ्यूल है। H2O2 इज एन इंपॉर्टेंट रॉकेट फ्यूल। ये क्या है, इंपॉर्टेंट रॉकेट फ्यूल है, एज ए फ्यूल इन रॉकेट्स में ये इसके एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये फोर्थ इसका एप्लीकेशन हुआ। फर्दर अगर हम इसकी और एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स है वो हम एडिशन पॉलीमराइजेशन में एज एन क्या करता है, इनिशिएटर, एज ए इनिशिएटर यूज करता है। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स की बारे में बात करें, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स जो होता है आर यूज टू इनिशिएट एडिशन पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन, जहां से आप बहुत सारे पॉलीमर्स बना सकते हैं, जैसे कि आपका PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या पॉलीयूरेथेन है, जो कि हर जगह आजकल क्या रहता है, पॉलीमर की पॉलीमर यूज हो रहा है। आपकी जितने भी स्टील बेस्ड प्रोडक्ट है वो आजकल पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, या आपका इपॉक्सी रेजिन्स होता है,
तो यहाँ पे क्या करता है, इस एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपकी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूज होता है। फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे क्योंकि पेरोक्साइड्स हमने कहा पेरोक्साइड्स ओ ओ बॉन्ड रहता है, पेरोक्साइड्स में क्या रहता है आपकी, पर ऑक्साइड में आपका ओ ओ ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है, यहाँ से फिर पर ऑक्साइड बॉन्ड टूट के आपका यहाँ रेडिकल बन जाएंगे, फिर ये रेडिकल क्या करेंगे, आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपका अगर इसकी और एप्लीकेशन हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल अमाउंट्स ऑफ H2O2 कहाँ यूज होता है, आपकी बालों में ब्लीचिंग करने के लिए, ठीक है, या फेदर्स को ब्लीचिंग करने के लिए, या आपके वैक्स या फेड्स को ब्लीचिंग करने के लिए आपकी H2O2 की जरूरत रहता है। जब आप बालों में कलर करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, तो वहां क्या मिलता है, आपकी H2O2 मिलता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ H2O2 इज यूज टू ब्लीच हेयर, या आपको कहीं अगर फेदर्स को करना है, ठीक है, और या आपको वैक्सेस को करना है, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे क्या होता है, ब्लीचिंग के लिए आपकी हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज होते हैं। तो ये इसकी और एक इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, और हमने कहा कि ये हमारा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है साइनेट्स या सल्फाइड्स की, used is an oxidizing agent। H2O2 को हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकता है इन द लेबोरेटरीज में हम इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो ये हमारा एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज होता है हमारे वॉन्ड्स को, जख्मों को, ताकि इन्फेक्शन से बढ़ाने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड इज एन एंटीसेप्टिक टू ट्रीट वॉन्ड्स, आपकी जख्मों को ठीक कराने के लिए एज एन एंटीसेप्टिक, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, आपकी हाइड्रोजन परऑक्साइड की एप्लीकेशन होता है। तो ये है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। ठीक है, आपके क्या कहा, जो इंपॉर्टेंट यूज था हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो 10 लाख हमारा अराउंड 12,200 टन एनुअली 1991 में प्रोड्यूस होता था, जो आपकी जो अभी तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरा हमने कहा एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है। तीसरा हमने कहा एज ए पोल्यूशन कंट्रोल केमिकल यूज होता है, जिसमें हमारा ये सीवेज सिस्टम में एरोबिक कंडीशन को बढ़ाते हैं, या आपकी साइनेट्स हुआ या सल्फाइड्स की ऑक्सीडेशन करता है। थर्ड जो हमने कहा फोर, ये इंपॉर्टेंट हमारा रॉकेट फ्यूल्स है। फोर एप्लीकेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक जो पेरोक्साइड्स है वो हम एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में एज ए इनिशिएटर यूज कर सकते हैं। और आगे हम देखें तो H2O2 हमारे ब्लीचिंग, हेयर ब्लीचर के लिए, फेदर्स को ब्लीचिंग करने के लिए, या वैक्सेस को ब्लीच करने के लिए, या रंग करने के लिए हम यूज करते हैं, या एज ए ऑक्सीडाइजिंग, इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या करते हैं, H2O2 को यूज करते हैं। और इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे जो एज ए एंटीसेप्टिक या वॉन्ड्स ट्रीटमेंट में भी हमारा H2O2 की यूज होते हैं। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये आपकी सिलेबस के हिसाब से और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो प्रिपरेटरी मेथड स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। तो ये है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू।